ये कहानी है एक छोटी लड़की स्काउट फिंच, उसके भाई जिम और उनके वालिद एटिकस फिंच की, जो एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां इंसाफ का रंग अभी तक गोरा और काला अलग-अलग माना जाता है। लेकिन एटिकस एक ऐसा इंसान है जो अपने बच्चों को ये सिखाता है कि इंसानियत का रंग सिर्फ एक होता है, दिल का सफाई। यहाँ दोस्ती भी है, डर भी। कहानी में एक राजमया पड़ोसी है, बू रैडली, जिसे बच्चे कभी देखे बगैर सोच-सोच कर खौफ से भर जाते हैं। और कहानी के बीच में एक ऐसा केस है जो पूरे शहर को जगा देता है। एक बेकसूर आदमी के खिलाफ झूठी इल्जाम और एक बाप का जज्बा जो सच के लिए दुनिया से लड़ जाता है। ये कहानी है टू किल अ मॉकिंगबर्ड की, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि मासूमी का कत्ल करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। चैप्टर 1। बचपन की गलियों में। वो गर्मियों का मौसम था। हवा में सुकून भी था और सुस्ती भी। मेकॉम्ब के पुराने धीरे चलने वाले लोग, धूल भरी गलियां और हर रोज के वही मंजर। एक पुरानी सी बस्ती जहां वक्त थमा हुआ लगता था। स्काउट के लफ्जों में, मेकॉम्ब एक पुराना शहर था, लेकिन वो थका हुआ शहर था। और उसी शहर के एक पुराने घर में रहती थी छोटी स्काउट अपने भाई जेम और वालिद एटिकस के साथ। माँ गुजर चुकी थी जब स्काउट सिर्फ 2 साल की थी। उनके घर में एक और शख्स थी, कैल्पर्निया, उनकी काली कुक, सख्त लेकिन दिल से मोहब्बत करने वाली औरत, जो बच्चों को उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। एटिकस एक लॉयर, लेकिन सबसे पहले एक इंसान। वो अपनी औलाद को सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी के सबक सिखाता था। स्काउट के लिए वो दुनिया का सबसे समझदार आदमी था और जेम के लिए एक मिसाल। उन दोनों का बचपन सिर्फ खेल और तसव्वुर नहीं था। वो उस गली के आखिर में खत्म होता था जहां बू राडली का घर था। एक ऐसा घर जिसे शहर के लोग भूत बंगला कहते थे। किसी ने कभी उस घर के अंदर किसी को नहीं देखा, लेकिन हर माँ अपने बच्चों को कह देती, अगर शरारत की तो बू राडली आके पकड़ लेगा। फिर उनकी जिंदगी में एक छोटा मेहमान आया, डिल। एक छोटा सा लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट, आंखों में सपने और जज्बात ऐसे जैसे कहानी लिखने वाला खुद जिंदा हो गया हो। डिल ने स्काउट और जेम के बचपन को एक नए रंग से भर दिया और उसने उनके दिल में एक खतरनाक सोच डाल दी कि चलो बू राडली को देखते हैं। जेम के लिए ये एक चैलेंज था, स्काउट के लिए एक डर और डिल के लिए एक एडवेंचर। वो तीनों रोज इस घर के पास जाते, उसके चारों तरफ घूमते, उस दरवाजे को टकते, लेकिन कभी इतना हौसला नहीं होता था कि अंदर झांक सकें। कहते थे, बू राडली ने किसी वक्त अपने वालिद को छुरी मारी थी, उसके दांत पीले हैं और वो सिर्फ रात को बाहर निकलता है। बच्चों की कल्पना सच से भी ज्यादा डरावनी थी। एक दिन डिल ने जेम को कह दिया, मैं तुम्हें द ग्रे घोस्ट किताब दे दूंगा अगर तुम उसके घर की दीवार छूकर भाग जाओ। जेम ने 3 दिन सोचा, फिर उसने दरवाजा छूकर भाग लिया। और उसी लम्हे जब वो तीनों भागकर अपनी बरामदाई पर आए, स्काउट ने देखा एक झिलमिलाती सी हरकत। एक अंदर का शटर हल्का सा हिला, बस एक पल के लिए। लेकिन उस पल ने उनके दिल में एक ऐसा खौफ डाल दिया जो सालों तक साथ रहा। उस रात जब वो सो रही थी, स्काउट ने अपने भाई से कहा, जेम, तुम्हें लगा वो सच में हिला था? जेम चुप रहा, बस कहा, शायद हवा थी या शायद बू रैडली खुद। और यूं उनके बचपन का सबसे पहला राज पैदा हुआ। एक ऐसी दुनिया जहां दोस्तों के बीच मासूमी थी, लेकिन पड़ोस के एक घर में एक खामोशी थी जो बोलती नहीं थी लेकिन सब कुछ कह जाती थी। वो दिन ऐसे गुजरते रहे। दिन के वक्त धूप और खेल, और शाम के वक्त उस दरवाजे की तरफ नजर। जेम और स्काउट के लिए मेकॉम्ब अब सिर्फ एक शहर नहीं था, ये पूरी दुनिया थी जहां हर कोने में एक कहानी छुपी थी और हर चेहरा उन्हें जिंदगी का सबक सिखाता था। फिर सितंबर आया। दिल वापस गया अपने शहर और स्काउट के लिए जिंदगी का पहला बड़ा दिन आया, स्कूल का पहला दिन। स्काउट के लिए स्कूल जाने का ख्याल एक सपना था। वो हर दिन अपने घर के बरामदाई से उन बच्चों को देखा करती थी जो यूनिफॉर्म पहने, बैग पीठ पर डाले स्कूल के लिए निकलते थे। उसके लिए वो एक नई दुनिया थी, दोस्तों की, खुशियों की और लिखने पढ़ने का जादू।
लेकिन जब वो दिन आया जब वो वाकई स्कूल गई, उसने महसूस किया कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। उसकी टीचर थी मिस कैरोलाइन फिशर, एक नई, खूबसूरत और थोड़ी नखरे वाली उस्तानी जो शहर के बाहर से आई थी। जब उसने उसके सामने अपना नाम लिखा और अखबार से कुछ अल्फाज पढ़ लिए, तो मिस कैरोलाइन ने हैरानी से कहा, "ये किसने सिखाया तुम्हें पढ़ना?" स्काउट ने मासूमी से जवाब दिया, "एटिकस ने।" लेकिन मिस कैरोलाइन ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, "तुम्हारे वालिद को कहना तुम्हें पढ़ाना बंद करें, तुम गलत तरीके से सीख रही हो।" स्काउट के छोटे दिल को यह बात चुभ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि पढ़ना भी कोई जुर्म हो सकता है। उस दिन पहली बार उसने समझा कि हर इंसान का सोचने का अंदाज अलग होता है और हर बड़ी उम्र का इंसान जरूरी नहीं कि सही हो। उसके बगल में बैठे एक लड़के वॉल्टर कनिंघम ने लंच नहीं लाया था। मिस कैरोलाइन ने उसे एक सिक्का दिया और कहा, "ये ले जाओ, लंच कर लो, कल वापस कर देना।" लेकिन वॉल्टर ने मना कर दिया। मिस कैरोलाइन समझी कि वो जिद कर रहा है, लेकिन स्काउट ने चुप ना रह पाई और कह दिया, "मिस कैरोलाइन, वो कनिंघम है, वो उधार नहीं लेता।" पूरी क्लास हंस पड़ी। मिस कैरोलाइन समझी नहीं और गुस्सा उसी छोटी सी स्काउट पर उतार दिया। उस दिन के बाद स्काउट ने महसूस किया कि दुनिया कभी-कभी समझने से पहले सजा दे देती है। उसने सोचा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी दोबारा। रात को जब आर्टिकस घर आया, स्काउट ने कहा, "मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे मिस कैरोलाइन से नफरत है।" एटिकस ने मुस्कुराकर कहा, "बेटा, अगर तुम्हें किसी इंसान को समझना है तो उसके जूतों में अपने पैर डालकर देखना, उसके नजरिए से सोचना।" फिर उसने शफकत भरी आवाज में कहा, "जिंदगी हर वक्त हमारी मर्जी से नहीं चलती, कभी-कभी समझकर गुजरना पड़ता है।" उसने स्काउट से एक डील की, "तुम स्कूल जाओ और हम रोज रात को मिलकर किताब पढ़ेंगे।" स्काउट ने मुस्कुराकर कहा, "यह डील मंजूर है।" अगला दिन एक नई सुबह, लेकिन पुराने डर के साथ। स्कूल से वापस आते हुए स्काउट हर दिन एक ही रास्ते से गुजरती थी, बू राडली के घर के सामने से। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसने देखा, एक पुराने दरख्त के तले एक छोटी सी चमक। उसने पास जाकर देखा, च्युइंग गम के 2 टुकड़े एक छोटे से होल में रखे हुए थे। उसने उन्हें उठाया, मुंह में डाल लिया और घर भाग गई। जेम ने देखा तो गुस्सा हुआ, "तुम्हें नहीं पता ये किसने छोड़ा है? शायद बू राडली ने।" लेकिन स्काउट ने बस इतना कहा, "वो अच्छा है, देखना, वो बुरा नहीं है।" और उसी दिन से उनके बचपन में एक नया राज शामिल हो गया। हर कुछ दिन बाद उस होल में कुछ ना कुछ होता, कभी रिबन, कभी पुरानी छोटी गुटली, कभी एक चमकदार सिक्का, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो, चुपचाप बगैर अल्फाज के। बचपन की वो धूप भरी शामें अब सिर्फ खेल नहीं रहीं, वो दोस्ती और डर के बीच एक नकली दुनिया सी लगती थी, जहां सच और ख्याल मिलकर एक नई कहानी लिख रहे थे। और उन तीनों, स्काउट, जेम और डिल के दिल में एक ही सवाल बार बार गूंजता था, बू राडली असल में कैसा होगा? उसी सोच के साए में उनका बचपन बढ़ता गया और मेकॉम्ब के पुराने शहर की हवा उनके दिल में धुंध बनकर जम गई। वो नहीं जानते थे कि ये बचपना उनके लिए सिर्फ खेल नहीं, एक दिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। और यूं मेकॉम्ब के छोटे घरों और धूल भरी गलियों के बीच एक मासूमी, एक सच्चाई और एक कहानी जन्म लेती गई, जो आगे चलकर पूरे शहर का फैसला लिखेगी। जिंदगी मेकॉम्ब में धीरे चलती थी, जैसे हवा भी सोचकर गुजरती हो। दिन के वक्त धूप नर्म थी और रात को पुराने घरों की खामोशी में सिर्फ इंसेक्टों की हल्की आवाजें सुनाई देती थीं। स्काउट और जेम के लिए हर दिन एक नई कहानी थी, कभी स्कूल का किस्सा, कभी पड़ोस के लोग और कभी दिल का लिखा हुआ कोई अजीब सा नोट। लेकिन इस बार कहानी स्कूल से शुरू होती है और उसी छोटी सी बेंच पर खत्म होती है जहां स्काउट बैठी थी, सोचती हुई, जिंदगी इंसाफ से ज्यादा समझ से चलती है। मिस कैरोलाइन अब उसकी टीचर बन गई थी, लेकिन स्काउट के लिए वो सिर्फ उस्तानी नहीं थी, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा थी जो उसके लिए अजनबी थी। क्लास में छोटे बच्चे बैठे थे, कुछ बिना शूज के, कुछ के कपड़े फटे हुए, और स्काउट हर दिन महसूस करती थी कि मेकॉम्ब के हर घर में जिंदगी का रंग अलग था। उसका दोस्त वॉल्टर कनिंघम, जो उस दिन लंच नहीं लाया था, अब भी चुप रहता था। वो अपने घर से खाली जेब लेकर आता और बिना आवाज के बैठ जाता।
मिस कैरोलाइन ने उसे फिर पैसा देने की कोशिश की, लेकिन इस दफा उसने और सख्ती से मना कर दिया। उसकी आंखों में इज्जत थी और दिल में गरूरत। स्काउट ने दिल में सोचा, क्या सच में गरीबी इंसान को छुपने पर मजबूर करती है? उस दिन के बाद जब ब्रेक हुआ, स्काउट ने वॉल्टर को स्कूल के पीछे पकड़ लिया। गुस्से में बोली, तुमने मुझे मिस कैरोलाइन के सामने जलील कर दिया, और उसे धूल में ढकेल दिया। जेम ने आकर स्काउट का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो उसे स्काउट, वो हमसे छोटा नहीं, लेकिन जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया है। फिर जेम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो वॉल्टर, हमारे घर चलो, लंच करते हैं। वॉल्टर ने पहले मना किया, लेकिन जब एटिकस ने उसे मुस्कुराते हुए वेलकम कहा तो उसकी आंखों में अजीब सी शर्म और सुकून एक साथ था। लंच के दौरान एटिकस ने उससे खेतों, फसलों और उनके हालात के बारे में पूछा। उस वक्त उसने देखा कि उसका बाप सबसे गरीब इंसान से भी एक बराबर इज्जत से बात करता है। और जब वॉल्टर ने अपनी प्लेट पर सिरप पूरा डाल दिया तो स्काउट ने हंसकर कहा, देखो, ये सब पे सिरप गिरा रहा है। कैल्पर्निया ने तुरंत उसे किचन में बुलाया और धीरे से डांट कर कहा, ये तुम्हारा मेहमान है स्काउट। हर मेहमान इज्जत का हकदार होता है, चाहे वो जैसा भी हो। तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, मजाक नहीं। स्काउट चुप हो गई, लेकिन उसका दिल भर आया। वो पहली बार समझ रही थी कि इंसानियत का सबक स्कूल नहीं, जिंदगी सिखाती है। उस शाम जब वो घर के बरामदे पर बैठी थी, धूप ढल रही थी और हवा में नर्म ठंड थी। स्काउट ने सोचा, मैं अब कैल्पर्निया से नफरत नहीं करती, शायद वो मुझे मेरी मां से ज्यादा समझती है। अगले दिन स्कूल में नई मुसीबत थी। मिस कैरोलाइन के सामने एक लड़का बैठा था, बरिस ईविल, जो सबसे ज्यादा महला था, जिसका चेहरा गंदगी से ढका हुआ और बालों से कूटीज निकल रहे थे। मिस कैरोलाइन चीख उठी, ये क्या है तुम्हारे सर में? क्लास में हंसी फैल गई, लेकिन बरिस सिर्फ खड़ा हुआ और ठंडी नजर से बोला, मैं बस पहले दिन आता हूं, दूसरे दिन नहीं। एक छोटी टीचर के लिए सब समझना मुश्किल था। उसने कहा, कल से तुम साफ होकर आना। बरिस हंसकर बोला, मैं कल नहीं आऊंगा। हम ईविल लोग सिर्फ पहले दिन आते हैं, बस नाम लिखवाना होता है। और फिर उसने ऐसे अल्फाज बोले जो किसी टीचर के लिए नहीं बनाए गए थे। मिस कैरोलाइन रो पड़ी। क्लास के बच्चों ने उसे संभाला। डोंट क्राई मिस, ये ईविल लोग वैसे ही हैं। ये सब नहीं, सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं। उस दिन स्काउट ने सोचा, हर शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दुनिया मुंह मोड़ लेती है, लेकिन वो भी इंसान है, बस जिंदगी ने उन्हें एक और रास्ता दिया है। रात को जब वो एटिकस के साथ बैठी थी, उसने कहा, बाबा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, वहां लोग अजीब हैं। एटिकस ने कहा, बेटा, जिंदगी में कुछ लोग बरिस जैसे होते हैं और कुछ लोग वॉल्टर जैसे। तुम्हें हर किसी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं, दिल में होता है। फिर उसने एक मिसाल दी, जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर शख्स का एक अलग पेज है। तुम्हें हर पेज पढ़े बगैर फैसला नहीं करना चाहिए। स्काउट चुप हो गई। उसने अपने दिल में कहा, मैं स्कूल जाऊंगी, लेकिन मैं दुनिया को अपनी आंखों से समझूंगी, जैसे बाबा ने कहा। और यूं वो छोटी लड़की जो कल तक खिलखिलाहट थी, आज एक सोच बन रही थी। मासूमियत अब भी थी, लेकिन उसके अंदर अब सच्चाई का एहसास भी जाग गया था। वो नहीं जानती थी कि ये सब बस शुरुआत है। जल्द ही एक ऐसा दिन आने वाला था जब उसके बाबा एटिकस को एक ऐसा केस मिलेगा जो पूरी मेकॉम्ब की नींद उड़ा देगा। एक ऐसा मुकदमा जहां सच और झूठ के बीच इंसाफ खड़ा होगा, और एक बचपन मासूमियत से इंसाफ तक का सफर तय करेगा। उस रात मेकॉम्ब में एक अजीब सा सन्नाटा था। ना कुत्ते भौंके, न लोगों की आवाज, सिर्फ हवा थी जो जैसे दुख से भरी हुई थी। कोर्ट का फैसला पूरे शहर में बिजली की तरह फैल गया था। टॉम रॉबिन्सन दोषी ठहराया गया। एटिकस घर लौट कर आया। आंखों में नींद नहीं थी। जेम और स्काउट उसका इंतजार कर रहे थे। जेम ने गुस्से में कहा, बाबा, ये सब झूठ था, उन्होंने देखा भी तो नहीं, फिर भी टॉम को दोषी कह दिया। एटिकस ने चुप कर उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, उसने कहा, यह शहर अभी अंधेरा है, पर याद रखना, अगर कुछ लोग अंधे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें देखने से रोकें। स्काउट चुप थी।
उसने पहली बार अपने बाबा को थका हुआ देखा था, लेकिन उस थकान के पीछे भी एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानता था कि हार के बाद भी कुछ जीता गया है। अगले दिन सुबह होने से पहले उनके घर के बरामदे पर एक खामोश जमात खड़ी थी। काले लोगों का टोला, हाथ में खाने के थैले, छोटी-छोटी चीजें और आंखों में शुक्रिया। कैल्पर्निया ने स्काउट से धीरे से कहा, "ये सब टॉम के दोस्त हैं। वो कह रहे हैं उनके लिए एटिकस ने इंसाफ की आवाज उठाई।" एटिकस कुछ कह नहीं पाया। उसने सिर्फ हाथ जोड़कर कहा, "थैंक यू," और फिर चुप हो गया। स्काउट ने पहली बार देखा कि इंसानियत रंग से नहीं, अमल से पहचानी जाती है। लेकिन शहर के कुछ लोगों के दिल में नफरत अभी भी जिंदा थी। बॉब ईवेल, मैयला का बाप, कोर्ट के बाहर एटिकस के पास आया और उसके चेहरे पर थूक कर बोला, "तू समझता क्या है अपने आप को, फेंच?" एटिकस ने बस अपनी टोपी उठाई, आंखों में शांति ली और बोला, "मैं तुम्हें माफ करता हूं।" फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। स्काउट का दिल भर गया। "बाबा, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं?" एटिकस ने धीरे से कहा, "बेटा, जब कोई इतना गुस्से में हो तो समझ लो कि उसका दुख उसके गुस्से से ज्यादा है। उसके पास सिर्फ यही जरिया है अपना दर्द निकालने का।" उस रात स्काउट ने सोचा कि इंसाफ सिर्फ कोर्ट का नहीं, इंसान के दिल का भी एक फैसला होता है। और उस फैसले में एटिकस जीत गया था। कुछ हफ्तों बाद टॉम रॉबिन्सन ने जेल से भागने की कोशिश की। उसने सोचा शायद इंसाफ के लिए भागना ही पड़ता है। लेकिन उसके पैरों में बंधे कैद के ताले और पीठ पर पुलिस की गोली, एक दिन एक आवाज, "टॉम रॉबिन्सन मर गया।" जेम ने अखबार देखा और हवा सी निकल गई उसके अंदर से। उसने बोला, "बाबा, ये सब कब खत्म होगा?" एटिकस चुप रहकर कहा, "शायद कभी नहीं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हम कोशिश करते रहेंगे।" मेकोम के लोग चुप रहे, लेकिन उसी खामोशी में कुछ बदला। कुछ लोगों ने पहली बार सोचा, शायद एटिकस सही था। शायद हर काला दोषी नहीं और हर गोरा मासूम नहीं। एक शाम जब स्काउट बरामदे पर बैठी थी, डिल ने उससे कहा, "मैं बड़े होकर एटिकस जैसे बनना चाहता हूं, जो सच के लिए दुनिया से नहीं, खुद से लड़ता है।" स्काउट मुस्कुराई, "मैं भी, लेकिन मुझे पहले दुनिया समझनी होगी।" उस रात मेकोम के आसमान पर चांद पूरा था, लेकिन वो पहली बार ज्यादा उदास लग रहा था। हवा में एक मासूमियत का खून था, एक मॉकिंग बर्ड का जो सिर्फ गा सकता था, लेकिन दुनिया ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। स्काउट ने डायरी खोली और लिखा, "टॉम रॉबिन्सन एक मॉकिंग बर्ड था। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ खुशी दी। लेकिन लोगों ने उसे मार दिया, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि सच का रंग क्या होता है।" उसके लिखते ही हवा का एक नर्म झोंका चला, जैसे कहानी के अंदर से किसी ने दुआ दी हो। शायद बू रैडली था, जो हर रात अपने घर के अंधेरे से उन्हें देखता था और चुपके से उनका हिफाजत करता था। एक दिन स्काउट ने देखा बू के घर का वो पुराना ओक ट्री, जिसमें वो गिफ्ट्स मिलते थे, उसका होल किसी ने सीमेंट से भर दिया था। जेम ने पूछा, "किसने किया ये?" एटिकस ने कहा, "रैडली साहब ने। शायद उन्हें लगा बू ज्यादा दिखने लगा था।" स्काउट ने धीरे से कहा, "फिर बू अकेला रह गया।" और फिर उसके बाद वो चुप हो गई। उसने समझ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख
वो नहीं जब कोई तुमसे बात नहीं करता, बल्कि वो होता है जब तुम बात करना चाहो और दुनिया तुम्हें समझे ही ना। उस दिन के बाद स्काउट ने सोचना शुरू किया कि शायद हर घर, हर इंसान और हर कहानी के अंदर एक अंधेरा छुपा है। लेकिन वो अंधेरा बुराई नहीं, सिर्फ तन्हाई होती है। और इस अंधेरे में एक रोशनी थी, एटिकस फिंच की, जिसका ईमान हर जख्म से मजबूत था और जिसका सबक मेकोम के हर बच्चे के दिल में लिखा गया। मॉकिंग बर्ड को कभी मत मारना, क्योंकि वो सिर्फ इंसानियत के गीत गाता है। उस शाम स्काउट ने बाबा के कंधे पर सिर रखा और कहा, बाबा, क्या टॉम अब भी जिंदा है कहीं? एटिकस ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, जहां भी कोई सच के लिए खड़ा होगा, टॉम रॉबिन्सन वहां जिंदा होगा। और मैकोम के आसमान के नीचे वो छोटी सी लड़की खामोश सो गई, अपने दिल में एक कहानी लेकर, जो मासूमियत से इंसाफ तक का सफर था। और जहां अंधेरों में भी रोशनी छुपी थी, फैसला हो चुका था। कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन मैकोम के दिल में अब भी एक ऐसी आग जल रही थी जो इंसाफ से नहीं, नफरत से भड़कती थी। टॉम रॉबिन्सन मर चुका था, लेकिन उसकी मौत ने शहर के हर इंसान के अंदर एक खामोश सवाल छोड़ दिया था, क्या हम वाकई इंसान हैं? एटिकस फिंच के लिए जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब भी वही आदमी था, शांत, सब्र वाला, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी गहराई थी जो पहले कभी नहीं थी। वो जानता था कि सच बोलने वाले को अक्सर दुनिया छुप कर मार देती है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर सच ना बोला जाए तो इंसाफ मर जाता है। स्काउट और जेम दोनों बदल गए थे। उनके बचपन का वो बेफिक्र हंसना, वो गलियों में दौड़ना, सब धीरे धीरे खत्म हो गया था। अब उनके आंखों में एक सोच थी और दिल में एक बोझ। एक शाम जब हवा ठंडी चल रही थी, जेम ने बाबा से कहा, बाबा, लोगों ने टॉम को मार दिया, लेकिन सब जानते थे कि वो बेकसूर था। ऐसा क्यों होता है कि सच हमेशा हार जाता है? एटिकस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सच कभी नहीं हारता, सिर्फ लोग हार जाते हैं जब उनके दिल अंधे हो जाते हैं। उस वक्त स्काउट चुप थी। उसने देखा एटिकस के आंखों के नीचे हल्का सा थकान का साया था। उसने सोचा, मेरे बाबा दुनिया के सबसे मजबूत आदमी हैं, लेकिन दुनिया ने उन्हें तोड़ दिया है, धीरे धीरे। अगला दिन स्कूल में स्काउट को महसूस हुआ कि लोग अब भी उससे दूरी बनाकर बात करते हैं। कुछ टीचर्स चुपके से हंस पड़ती, कुछ बच्चे कहते, यही है उस लॉयर की बेटी जिसके बाप ने काले के लिए लड़ा था। स्काउट ने बस मुस्कुराकर कहा, जी हां, मेरे बाबा ने इंसान के लिए लड़ा था। उसके अल्फाज हल्के थे, लेकिन उनका असर गहरा था। और उस दिन पहली बार एक नई लड़की, मिस गेट्स ने उसे पसंद किया। उसने स्काउट से कहा, तुम्हारे बाबा सच्चे हैं। मैं जर्मनी में हिटलर के बारे में पढ़ा रही थी, वो भी लोगों को उनके रंग के हिसाब से मार रहा था। तुम्हारे बाबा वैसे नहीं हैं। स्काउट ने कुछ सोचा, लेकिन मिस गेट्स कल कह रही थी कि काले लोगों को संभाल के रखा जाना चाहिए। वो समझ नहीं पाई कि लोग एक वक्त में दो चेहरे कैसे पहनते हैं, एक दुनिया के लिए और एक अपने लिए। जेम ने उसे कहा, स्काउट, कुछ बातें समझने की नहीं होती, बस बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बर्दाश्त, ये लफ्ज स्काउट के लिए नया था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लड़ाई नहीं, सब्र होता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया।
एक शाम जब वो तीनों स्काउट, जेम और डिल स्कूल की फंक्शन से वापस आ रहे थे। रास्ता अंधेरा था, हवा हल्की सी सर्दी वाली और रास्तों के दोनों तरफ पेड़ों के साए। उनके पीछे हल्की सी खटक की आवाज आई। जेम ने कहा, कुछ नहीं, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन वो आवाज उनके साथ चलती गई, कदमों के साथ कदम मिलाती हुई। फिर अचानक पीछे से एक साया निकला। किसी ने स्काउट के कंधे को झटका। जेम ने चीख मारकर स्काउट को धक्का दिया और अगले ही पल एक जोर का धक्का, एक चीख, एक खामोशी, सब कुछ अंधेरा। स्काउट ने सर उठाया। उसके कॉस्ट्यूम के कपड़े फट चुके थे। उसने कुछ महसूस किया। एक आदमी उसके पास पड़ा था और उसके अगले पल एक और साया आया जो उस आदमी को खींचकर अंधेरे में ले गया। थोड़ी देर बाद किसी ने स्काउट को उठाया और उसे उठाकर घर तक ले गया। उसने महसूस किया कि वो हाथ ठंडे थे लेकिन नर्म, जैसे कोई पुराना दोस्त। जब उसने होश संभाला, एटिकस उसके पास था। कैलिफोर्निया रो रही थी। डॉक्टर ने कहा, जेम का हाथ टूट गया है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। शेरिफ टेट अंदर आया और बोला, बॉब यूएल मर गया। रूम खामोश हो गया। एटिकस ने पूछा, कैसे? शेरिफ ने कहा, उसके सीने में उसका अपना छुरा था। एटिकस ने हैरानी से कहा, तुम कहना चाहते हो? शेरिफ ने उसे रोका। फिंज, मुझे लगता है बू रैडली ने बच्चों को बचाया। स्काउट ने सर उठाया। बू? और उस पल उसने पहली बार उस आदमी को देखा जिसे पूरी जिंदगी कहते हुए भी नहीं देखा था। एक लंबा सफेद चेहरा, आंखों में उदासी, हाथ ठंडे लेकिन मुस्कुराहट नर्म। बू रैडली उनके कमरे के कोने में खामोश खड़ा था, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा राज नहीं, सबसे बड़ी दुआ हो। स्काउट उसके पास गई और धीरे से बोली, हेलो बू। वो मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में एक ऐसा दुख था जो अल्फाज से परे था, जैसे वो कह रहा हो, मैं तुम्हें बचाता रहा, बस दिख नहीं पाया। एटिकस ने शेरिफ से कहा, सच लिखना चाहिए। अगर बू ने बॉब को मारा तो रिपोर्ट में लिखो। लेकिन शेरिफ ने सर हिला दिया। नहीं एटिकस, अगर ये लिखा गया तो सब लोग बू को देखने आएंगे। वो मर जाएगा सबके नज़र के बोझ से। स्काउट ने धीरे से कहा, बाबा, बू मॉकिंग बर्ड है ना? एटिकस ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे। बिल्कुल बेटा, उसने सिर्फ खुशी दी, किसी का नुकसान नहीं किया, और मॉकिंग बर्ड को मारना गुनाह होता है। बू ने स्काउट की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी, फिर छुपके से चला गया अंदर, अपने अंधेरे घर में, जहां से वो कभी नहीं निकला था, लेकिन हर दिन उनकी हिफाजत करता रहा। स्काउट उसके जाने के बाद खिड़की के पास गई। उसने बू के घर की तरफ देखा और सोचा, शायद वो हमेशा से हमारे पास ही था, बस हमने उसे देखना बंद कर दिया था। फैसला हो चुका था। कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन मैकूम के दिल में अब भी एक ऐसी आग जल रही थी जो इंसाफ से नहीं, नफरत से भड़कती थी। टॉम रॉबिन्सन मर चुका था, लेकिन उसकी मौत ने शहर के हर इंसान के अंदर एक खामोश सवाल छोड़ दिया था, क्या हम वाकई इंसान हैं? एटिकस फिंच के लिए जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब भी वही आदमी था, शांत, सब्र वाला, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी गहराई थी जो पहले कभी नहीं थी। वो जानता था कि सच बोलने वाले को अक्सर दुनिया छुपकर मार देती है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर सच ना बोला जाए तो इंसाफ मर जाता है। स्काउट और जेम दोनों बदल गए थे। उनके बचपन का वो बेफिक्र हंसना, वो गलियों में दौड़ना, सब धीरे धीरे खत्म हो गया था। अब उनकी आंखों में एक सोच थी और दिल में एक बोझ। एक शाम जब हवा ठंडी चल रही थी, जेम ने बाबा से कहा, बाबा, लोगों ने टॉम को मार दिया, लेकिन सब जानते थे कि वो बेकसूर था। ऐसा क्यों होता है कि सच हमेशा हार जाता है? एटिकस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सच कभी नहीं हारता, सिर्फ लोग हार जाते हैं जब उनके दिल अंधे हो जाते हैं। उस वक्त स्काउट चुप थी। उसने देखा, एटिकस की आंखों के नीचे हल्का सा थकान का साया था। उसने सोचा, मेरे बाबा दुनिया के सबसे मजबूत आदमी हैं, लेकिन दुनिया ने उन्हें तोड़ दिया है धीरे धीरे। अगला दिन स्कूल में स्काउट को महसूस हुआ कि लोग अब भी उससे दूरी बनाकर बात करते हैं। कुछ टीचर्स चुपके से हंस पड़ती, कुछ बच्चे कहते,
यही है उस लॉयर की बेटी जिसके बाप ने काले किले लड़ा था। स्काउट ने बस मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, मेरे बाबा ने इंसान के लिए लड़ा था। उसके अल्फाज हल्के थे, लेकिन उनका असर गहरा था। और उस दिन पहली बार एक नई लड़की मिस गेट्स ने उसे पसंद किया। उसने स्काउट से कहा, तुम्हारे बाबा सच्चे हैं। मैं जर्मनी में हिटलर के बारे में पढ़ा रही थी। वो भी लोगों को उनके रंग के हिसाब से मार रहा था। तुम्हारे बाबा वैसे नहीं हैं। स्काउट ने कुछ सोचा, लेकिन मिस गेट्स कल कह रही थी कि काले लोगों को संभाल कर रखा जाना चाहिए। वो समझ नहीं पाई कि लोग एक वक्त में दो चेहरे कैसे पहनते हैं, एक दुनिया के लिए और एक अपने लिए। जेम ने उसे कहा, स्काउट, कुछ बातें समझने की नहीं होती, बस बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बर्दाश्त, ये लफ्ज स्काउट के लिए नया था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लड़ाई नहीं, सब्र होता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शाम जब वो तीनों, स्काउट, जेम और डिल, स्कूल के फंक्शन से वापस आ रहे थे, रास्ता अंधेरा था, हवा हल्की सी सर्दी वाली और रास्तों के दोनों तरफ पेड़ों के साए। उनके पीछे हल्की सी खटक की आवाज आई। जेम ने कहा, कुछ नहीं, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन वो आवाज उनके साथ चलती गई, कदमों के साथ कदम मिलाती हुई। फिर अचानक पीछे से एक साया निकला। किसी ने स्काउट के कंधे को झटका। जेम ने चीख मारकर स्काउट को धक्का दिया और अगले ही पल एक जोर का धक्का, एक चीख, एक खामोशी। सब कुछ अंधेरा। स्काउट ने सिर उठाया। उसके कॉस्ट्यूम के कपड़े फट चुके थे। उसने कुछ महसूस किया। एक आदमी उसके पास पड़ा था और उसके अगले पल एक और साया आया जो उस आदमी को खींचकर अंधेरे में ले गया। थोड़ी देर बाद किसी ने स्काउट को उठाया और उसे उठाकर घर तक ले गया। उसने महसूस किया कि वो हाथ ठंडे थे लेकिन नरम, जैसे कोई पुराना दोस्त। जब उसने होश संभाला, एटिकस उसके पास था। कैलिफोर्निया रो रही थी। डॉक्टर ने कहा, जेम का हार्ट टूट गया है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। शेरिफ टेट अंदर आया और बोला, बॉब ईविल मर गया। रूम खामोश हो गया। एटिकस ने पूछा, कैसे? शेरिफ ने कहा, उसके सीने में उसका अपना छुरा था। एटिकस ने हैरानी से कहा, तुम कहना चाहते हो? शेरिफ ने उसे रोका। फिंच, मुझे लगता है बू रैडली ने बच्चों को बचाया। स्काउट ने सिर उठाया। बू? और उस पल उसने पहली बार उस आदमी को देखा जिसे पूरी जिंदगी कहते हुए भी नहीं देखा था। एक लंबा सफेद चेहरा, आंखों में उदासी, हाथ ठंडे लेकिन मुस्कुराहट नरम। बू रैडली उनके कमरे के कोने में खामोश खड़ा था, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा राज नहीं, सबसे बड़ी दुआ हो। स्काउट उसके पास गई और धीरे से बोली, हेलो बू। उसने मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में एक ऐसा दुख था जो अल्फाज से परे था, जैसे वो कह रहा हो, मैं तुम्हें बचाता रहा, बस दिख नहीं पाया। एटिकस ने शेरिफ से कहा, सच लिखना चाहिए। अगर बू ने बॉब को मारा तो रिपोर्ट में लिखो। लेकिन शेरिफ ने सिर हिला दिया, नहीं एटिकस, अगर ये लिखा गया तो सब लोग बू को देखने आएंगे। वो मर जाएगा सबकी नजर के बोझ से। स्काउट ने धीरे से कहा, बाबा, बू मॉकिंग बर्ड है ना? एटिकस ने उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। बिल्कुल बेटा, उसने सिर्फ खुशी दी, किसी का नुकसान नहीं किया। और मॉकिंग बर्ड को मारना गुनाह होता है। बू ने स्काउट की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी, फिर चुपके से चला गया अंदर अपने अंधेरे घर में, जहां से वो कभी निकला भी नहीं था, लेकिन हर दिन उनकी हिफाजत करता रहा। स्काउट उसके जाने के बाद खिड़की के पास गई। उसने बू के घर की तरफ देखा और सोचा, शायद वो हमेशा से हमारे पास ही था, बस हमने उसे देखना बंद कर दिया था। उस रात के बाद मेकोम पूरी तरह बदल गया था। लोग चुप थे, गलियां खामोश और हर घर के अंदर कहीं न कहीं बू रैडली का जिक्र हो रहा था। वो आदमी जिसे लोगों ने सालों तक भूत कहा, आज एक फरिश्ता बन गया था। स्काउट उस रात नींद नहीं ले पाई। उसके जहन में वो पल बार बार आता, जेम का चीखना, बॉब यूएल का गिरना और बू का उसे उठाकर ले जाना। वो समझ नहीं पा रही थी कि दुनिया जहां लोग इंसाफ के नाम पर जुल्म करते हैं, उसी दुनिया में कोई खामोश इंसान इतनी दोस्ती और हिम्मत कैसे दिखा सकता है। सुबह होने से पहले स्काउट बरामदे पर आई। आसमान सफेद हो रहा था और हवा बिल्कुल सुस्त। एटिकस आके उसके पास बैठ गया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर स्काउट ने कहा, बाबा, आपने बू को थैंक यू नहीं कहा? एटिकस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, कुछ लोगों को शुक्रिया कहना लफ्जों से नहीं, दिल से होता है। वो समझ जाते हैं। स्काउट ने धीरे से कहा, मुझे उससे डर लगता था, मैं सोचती थी वो बुरा है। एटिकस ने उसके बालों पर हाथ फेरा। हम सब डरते हैं उन चीजों से जिनको हम समझते नहीं, पर जब हम समझने की कोशिश करते हैं
तो डर पिघल जाता है। उस वक्त हवा थोड़ी तेज हुई और दूर कहीं से एक मॉकिंग बर्ड की हल्की सी आवाज आई। स्काउट ने सिर उठाया। बाबा, मॉकिंग बर्ड इतना उदास क्यों गाता है? अटिकस ने धीरे से कहा, क्योंकि वो इंसान के गुनाह महसूस करता है और फिर भी खामोश नहीं रहता। स्काउट ने चुपके से कहा, फिर बू भी मॉकिंग बर्ड था? अटिकस ने बस कहा, हाँ बेटा, और टॉम भी। उस एक लम्हे में स्काउट के दिल में सब कुछ बदल गया। उसने समझा कि इंसाफ कोर्ट के फैसलों से नहीं, इंसान के जज्बात से जीता जाता है, और सबसे बड़ा इंसाफ माफी होती है। कुछ दिन बाद बूराडली का घर फिर से खामोश हो गया। किसी ने उसे नहीं देखा, किसी ने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन स्काउट हर शाम उसके घर के सामने से गुजरती और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, गुड नाइट बू। जेम का हाथ अब ठीक था, लेकिन उसके अंदर का बचपन जा चुका था। वो पहली बार समझ गया था कि दुनिया में कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो दिल तोड़ देती हैं, लेकिन उन्हीं से ईमान मजबूत होता है। एक दोपहर जब वो दोनों लाइब्रेरी के सामने बैठे थे, जेम ने कहा, स्काउट, क्या तुम्हें लगता है कि हम अलग हैं? स्काउट ने पूछा, कैसे अलग? हम वो चीजें देखते हैं जिनके बारे में दूसरे लोग सोचना भी नहीं चाहते। स्काउट ने थोड़ा सोचकर कहा, शायद इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें और सब्र सीखना चाहिए। बाहर से हवा का झोंका आया और दोनों चुप हो गए। जेम ने अखबार उठाया और उस पर लिखा था, बॉब ईवल्स डेथ, एक्सीडेंटल और फेट। उसने हल्की सांस ली और कहा, लोग सच से डरते हैं स्काउट। वो झूठ लिखना पसंद करते हैं क्योंकि सच उनके ज़मीर को दर्द देता है। स्काउट ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। बाबा कहते हैं, अगर तुम्हें दर्द महसूस होता है तो समझ लो कि तुम जिंदा हो। और वो दोनों खामोश मुस्कुरा दिए। उस शाम अटिकस वापस आया, थका हुआ। उसने अपना कोट उतारा और कुर्सी पर बैठ गया। स्काउट उसके पास गई और उसके कंधे से लगकर बोली, बाबा, क्या आप थक गए हैं? अटिकस ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, बस सोचता हूं कि अगर हर इंसान एक दूसरे के जूतों में चलकर देखे तो शायद दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाए। उसने स्काउट को अपनी गोद में बिठाया और धीरे से कहा, एक दिन तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हें भी लोग जज करेंगे, जैसे उन्होंने टॉम और बू को किया। बस एक बात याद रखना, हर बार सच के साथ खड़े रहना, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। स्काउट ने अपने छोटे हाथ से अटिकस का हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करती हूं। और उस वक्त मेकॉम के पुराने आसमान के नीचे एक छोटी सी लड़की अपनी मां के बगैर लेकिन इंसाफ से भरे बाप के साथ जिंदगी का सबसे बड़ा वादा कर रही थी। रात ने अपना अंधेरा फैला दिया। बूराडली के घर से एक छोटी सी रोशनी आ रही थी। शायद वो जाग रहा था। स्काउट ने सोचा, वो हम सब पर नजर रखता है। उसने खिड़की बंद की और धीरे से कहा, गुड नाइट मेकॉम, गुड नाइट मॉकिंग बर्ड। सुबह का धूपीला सा वक्त था। मेकोम के घरों के बरामदे पर लोग अखबार पढ़ रहे थे और कहीं कहीं से बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी। जिंदगी धीरे धीरे अपने पुराने रास्ते पर लौट रही थी, लेकिन स्काउट के अंदर कुछ बदल चुका था। वो छोटी सी मासूम लड़की नहीं रही थी जो खिलखिलाकर बू रैडली से डरते हुए गलियों में दौड़ती थी। अब उसके दिल में एक सुकून, एक समझ और एक गहरा दुख था। जेम अब स्कूल जाता था, लेकिन वो कम बोलता था। उसके आंखों में अब भी टॉम रॉबिन्सन का फैसला बसा हुआ था। कभी कभी रात को वो उठकर बरामदे पर जा बैठता और आसमान को देखता हुआ कहता, काश बाबा जीत जाते। स्काउट उसे चुपके से देखकर सोचती, शायद बाबा जीत गए, बस दुनिया समझ नहीं पाई। एक दोपहर जब ऑटम का मौसम अपनी पहली ठंड लेकर आया, स्काउट अपने घर के सामने खड़ी थी। पेड़ों के पत्ते जर्द हो रहे थे और हवा बिल्कुल साफ थी। उसने सामने देखा, बू रैडली के घर की खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी रोशनी झलक रही थी। उस पल स्काउट ने महसूस किया कि शायद इंसान कभी अकेला नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई खामोश नजर उस पर होती है जो बिना मिले भी दुआ देती है। उसने सोचा, मैं उस घर के बाहर खड़ी हूं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और जहां सब कुछ समाप्त भी हुआ था। फिर उसके जहन में बाबा के अल्फाज गूंज उठे, इंसान को तब तक जज मत करो जब तक तुम उसके जूतों में चलकर न देखो। उसने आंखें बंद की और एक पल के लिए सोचा, अगर वो बू होती तो क्या करती। सालों तक लोगों के ताने, उनकी कहानियां, उनका मजाक, और फिर भी वो खामोश रहता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बस एक दिन जब जरूरत पड़ी तो जिंदगी दांव पर लगाकर बच्चों को बचा लिया। उस पल स्काउट को समझ आ गया, यही मॉकिंग बर्ड का मतलब था।
वो लोग जो सिर्फ खुशी देना जानते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें तोड़ देती है और फिर भी वो खामोश रहते हैं। वो घर के अंदर गई। एटिकस अपनी कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। स्काउट उनके पास जा बैठी। बाबा, मैं सोच रही थी, अगर बू बाहर आए तो लोग उसे तंग करेंगे ना? एटिकस ने मुस्कुराकर किताब बंद की। शायद हाँ बेटा, इसलिए शेरिफ ने सच छुपा लिया। कुछ सच इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें छुपाना ही उनकी हिफाजत होता है। स्काउट ने सोचा, फिर धीरे से कहा, बाबा, आज मैं पहली बार बू के जूतों में चल के देखा है। एटिकस ने मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है बेटा। जिस दिन तुमने किसी और का दर्द महसूस कर लिया, उस दिन तुम इंसान बन गई। शाम ढल चुकी थी। आसमान नारंगी रंग में डूब रहा था और मेकोम की हवा में सुकून का एक नया सुर था। स्काउट खिड़की के पास गई और बू के घर की तरफ देखा। उसने दिल से कहा, गुड नाइट बू, तुमने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया। फिर उसने सोचा, टॉम रॉबिन्सन, बू रैडली और एटिकस तीनों अलग थे, लेकिन एक ही बात उन्हें जोड़ती थी, सच और ईमान। टॉम ने अपनी बेकसूरी के बावजूद मौत को गले लगाया। बू ने अपनी तन्हाई में खुश रहना सीखा और एटिकस ने अपने ज़मीर को कभी गिरने नहीं दिया। स्काउट ने डायरी खोली और लिखा, जुल्म का जवाब हमेशा लड़ाई नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जब तुम खामोश रहकर भी सच के साथ खड़े रहते हो। उस रात एटिकस ने स्काउट को सुलाते हुए कहा, चलो मेरी छोटी मॉकिंग बर्ड, सो जाओ। स्काउट ने आंखें बंद करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसके सपने में एक मॉकिंग बर्ड उड़ रहा था, बिना डर के, बिना नफरत के, और उसके परों पर लिखा था, ईमान। मेकोम के आसमान के नीचे सब कुछ शांत था। दुनिया अब भी वैसी ही थी, नफरत, भेदभाव और जुल्म से भरी, लेकिन किसी एक घर के अंदर एक छोटी सी लड़की ने इंसानियत का मतलब सीख लिया था, और वो बस इतना जानती थी, मॉकिंग बर्ड को मारना गुनाह है, क्योंकि वो सिर्फ प्यार और सच का गीत गाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन सिर्फ खेल और मासूमी का नाम नहीं होता? कभी कभी बचपन वो आईना होता है जिसमें जिंदगी अपना सबसे सच्चा चेहरा दिखा देती है, और फिर वो चेहरा हमेशा के लिए दिल पर लिख जाता है। स्काउट फिंच के लिए भी अब मेकॉम सिर्फ एक शहर नहीं था, वो उसका दर्द, उसका इम्तिहान और उसका सबक बन चुका था। अब वो समझ गई थी कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। कुछ लोग बो रैडली जैसे होते हैं, खामोश लेकिन मेहरबान, और कुछ लोग बॉब ईवल जैसे, जिंदा लेकिन अंदर से मर चुके। मौसम बदल गया था। हवा ठंडी थी। पेड़ों के पत्ते गिरकर गलियों में बिखर गए थे। स्काउट घर के बरामदे पर बैठी थी। हाथ में एटिकस की पुरानी किताब थी। बाबा अंदर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो पहले सा बोझ नहीं था। जैसे वो जान गया हो कि हर दुख एक नई रोशनी का रास्ता होता है। स्काउट ने किताब बंद की और सोचने लगी, कैसे कुछ साल पहले उसने बू रैडली से दोस्ती करने के सपने देखे थे, और अब वो जानती थी कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जो बिना मिले, बिना बात किए उसके दिल के सबसे करीब था। एक दोपहर कैल्पर्निया उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी मां होती तो तुम पर फख्र करती स्काउट। स्काउट ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कैल्प, मुझे लगता है बाबा मुझे मेरी मां से भी ज्यादा समझते हैं। कैल्पर्निया ने प्यार से उसके बालों को छुआ। बाबा जानते हैं, मासूमी कभी बचपन में नहीं रहती, वो सिर्फ उस दिल में रहती है जो इंसाफ से भरा हो। उस रात एटिकस ने स्काउट और जेम को बुलाया। वो दोनों उनके पास जा बैठे। एटिकस ने कहा, तुम दोनों ने दुनिया देखी है, वो दुनिया जहां इंसाफ हार गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उस दुनिया को फिर से जीतना सीखो। जिम ने पूछा, कैसे बाबा? एटिकस ने कहा, लोगों को माफ करके। जब तुम माफ करते हो तो तुम उनसे ऊपर उठ जाते हो, यही ईमान है। स्काउट ने धीरे से कहा, बाबा, क्या माफी देने का मतलब भूल जाना होता है? एटिकस ने कहा, नहीं बेटा, भूल जाना कमजोरी है, माफ कर देना हिम्मत। उस वक्त स्काउट के जहन में बू रैडली, टॉम रॉबिन्सन और बॉब ईवल के चेहरे घूम गए।
एक बेकसूर जो दुनिया से चला गया, एक खामोश जो दुनिया से छुप गया, और एक बुरा इंसान जो अपने गुनाह से जल गया। उसने सोचा, शायद यही मासूमी का कत्ल था, जब दुनिया सही और गलत के बीच खुद को खो देती है। अगले हफ्तों में जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। मेकॉम के लोग अब एटिकस से कम बात करते थे, लेकिन जब वो गुजरता था तो कुछ लोग चुपके से सलाम कर लेते। शायद उन्हें भी समझ आने लगा था कि उसने कुछ ऐसा किया है जो उनसे कोई और नहीं कर सकता था। एक शाम जब हवा में थोड़ी नमी थी, एटिकस घर के बरामदे पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। स्काउट ने उसके पास आकर पूछा, बाबा, अगर टॉम अब भी जिंदा होता तो क्या वो खुश रहता? एटिकस ने अखबार बंद करके कहा, शायद नहीं बेटा, लेकिन उसका सच जिंदा है, और यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। जो लोग सच के लिए मरते हैं वो खत्म नहीं होते। क्या आपने कभी किसी मॉकिंग बर्ड की आवाज सुनी है? वो छोटी सी चिड़िया जो खुद के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए गाती है। वो गीत नहीं गाती कि उसे सुना जाए, वो गाती है ताकि दुनिया को याद रहे कि रोशनी अब भी जिंदा है। मेकॉम के छोटे शहर में एक ऐसी ही मॉकिंग बर्ड थी, टॉम रॉबिन्सन के रूप में, बू रैडली के दिल में, और एटिकस फिंच के ईमान में। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं थी, ये कहानी थी इंसानियत के इम्तिहान की। एक छोटी सी लड़की जिसे जिंदगी ने दिखाया कि सच हमेशा महंगा पड़ता है, लेकिन झूठ कभी सुकून नहीं देता। स्काउट फिंच, वो बच्ची जो बू रैडली से डरते डरते उसकी दुआ बन गई, और जिसे समझ आया कि मासूमी सिर्फ खिलखिलाहट नहीं, एक जज्बा है सच के साथ खड़े रहने का। हर इंसान के अंदर एक मेकॉम रहता है, एक जगह जहां हम किसी को समझे बगैर उस पर फैसला सुना देते हैं। लेकिन हर दिल के कोने में एक एटिकस भी रहता है, जो हमेशा फारसी की तरह साफ होता है और कहता है कि अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो पहले इंसानियत सीखो। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर नए दौर में, हर नए शहर में किसी न किसी मॉकिंग बर्ड का गीत फिर से सुनाई देता है। कभी वो एक आवाज होती है जो जुल्म के सामने खामोश नहीं रहती, कभी एक मुस्कुराहट जो नफरत को तोड़ देती है। और जब भी दुनिया अंधेरी लगती है, याद रखना, कहीं ना कहीं कोई बू रैडली खामोशी में दुआ दे रहा होता है, कोई एटिकस फिंच सच लिख रहा होता है, और कोई छोटी सी स्काउट अपने दिल में एक नया सबक लिख रही होती है। मॉकिंग बर्ड अब भी गा रहा है, शायद आपके दिल के आसपास ही। बस अपनी खिड़की खोलकर एक बार सुनो। वो कह रहा है कि मासूमियत का कत्ल मुमकिन है, लेकिन इंसाफ वो हमेशा जिंदा रहेगा।